Hello students, good morning. I Dr. Amandeep. Welcome back to my channel. I'm working as assistant professor in Department of Commerce at Government College for Women Sirsa. So today in this particular online lecture we will be discussing a different theory, that is a capital structure theory, which is known as net operating income approach. So in the previous lecture I told you that we are discussing here whether capital structure decision is having any effect on value of the firm or cost of capital. पीछे हमने जो पहली थ्योरी डिस्कस की थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि क्या हमने जनरली ये डिस्कस किया था, हम ये देखना चाह रहे थे कि क्या कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन में कुछ चेंज करने से, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को कम या ज़्यादा करने से क्या फर्म की वैल्यू के ऊपर या कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर कोई फर्क पड़ता है या नहीं। तो इस पर्टिकुलर चीज को देखने के लिए मैंने आपको बताया कि देयर आर 4 थ्योरीज। तो पहली थ्योरी जो थी वो थी आपकी नेट इनकम थ्योरी, जिसको हम रेलेवेंस थ्योरी भी बोल देते हैं। इस थ्योरी में हमने ये देखा था कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करते हो तो फर्म की वैल्यू पे और फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, उस पे फर्क पड़ता है। दूसरी जो थ्योरी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है, ये इसके अपोजिट चल रही है पहले वाली थ्योरी के। ये थ्योरी कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर आप चेंजेस करते हो, मतलब अगर आप डेट का यूज कम या ज्यादा करते हो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, तो इससे फर्म की वैल्यू के ऊपर और फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज आल्सो नोन एज इररेलेवेंस थ्योरी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की जो इररेलेवेंस थ्योरी है वो कौन सी है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको इसमें एक हिंट बताता हूं कि आपको थोड़ा सा याद रह जाए कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है वो NOI। तो ये जो NO है, ये नो, इससे आप हिंट ले लो थोड़ा सा। नो का मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता कैपिटल स्ट्रक्चर के कम या ज्यादा होने से, डेट के कम या ज्यादा होने से, किसमें, वैल्यूएशन में और कॉस्ट में। यहां से आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। तो यहां से आपने N उठा लिया, यहां से O उठा लिया, तो ये नो बन गया। तो नो का मतलब नो इफेक्ट ऑन वैल्यूएशन एंड कॉस्ट। तो NI अप्रोच जो है उसमें तो फर्क पड़ता है, NOI अप्रोच जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू के ऊपर और कॉस्ट के ऊपर। तो ये जो NO है, यहां से आपको थोड़ा सा याद रह जाएगा कि अगर आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच पूछी है तो यहां से आप सीधा आइडिया लगा लोगे कि नो इफेक्ट ऑन वैल्यूएशन एंड कॉस्ट। चलिए इसको समझते हैं डिटेल में। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है वो किसने दी थी, प्रोफेसर डुरांड ने ही दी थी। डेविड डुरांड ने, जो पहली इनकम अप्रोच थी, नेट इनकम अप्रोच जो थी पहले हमने जो डिस्कस की थी, वो भी डुरांड ने ही दी है, ये वाली भी डुरांड ने दी है। और इसको इररेलेवेंट थ्योरी भी बोलते हैं। इररेलेवेंट का मतलब कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो उसके अंदर डेट को कम या ज्यादा करना इररेलेवेंट है। किसके लिए, फर्म की वैल्यू और कॉस्ट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप डेट ज्यादा यूज करते हो या कम यूज करते हो तो भी आपकी जो कंपनी की जो वैल्यू है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो चेंज नहीं होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चाहे आप 50% डेट यूज करो, चाहे 80%, चाहे 90%। तो ये जो थ्योरी है वो मैंने आपको पहले बता दिया। नेट इनकम अप्रोच जो पहले हमने डिस्कस की थी उसकी बिल्कुल अपोजिट है। ये थ्योरी, पहले वाली जो थ्योरी है नेट इनकम अप्रोच, ये तो कहती थी कि फर्क पड़ता है, हालांकि सेम राइटर ने दी है बट इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अलग है। तीसरी बात यह है कि ये थ्योरी कहती क्या है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो है वो इररेलेवेंट है।
कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसके ऊपर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर और वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में अगर चेंज करता है, इसका मतलब एनी काइंड ऑफ चेंज इन लीवरेज, लीवरेज का मतलब अगर आप डेट का या डिवेंचर का यूज ज्यादा करते हो या कम करते हो, इट विल नॉट लीड टू एनी चेंज इन द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। वही बात रिपीट कर रहा हूं बार बार में कि वैल्यू ऑफ द फर्म जिसको हम वी से डिनोट करते हैं और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको हम के ओ से डिनोट करते हैं, वो इंडिपेंडेंट है, उसका और लीवरेज का कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप चाहे जितना मर्जी डिवेंचर यूज करो, इससे फर्म की वैल्यू पे और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डिसीजन है या ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर आपको फैक्टर को स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है, जो हमने 20 पॉइंट किए थे कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर तो आप कैपिटल स्ट्रक्चर में अंधाधुंध कुछ भी यूज करो। तो ये बात ये जो राइटर है वो समझाना चाह रहे हैं। इसका कंसेप्ट क्या है वो समझते हैं। उससे पहले इसके एजम्पशंस देख लेते हैं। कुछ एक एजम्पशन ये लेके चलता है, जब भी कोई थ्योरी बनती है तो उसकी कुछ एजम्पशंस होती हैं। इसकी क्या एजम्पशन है? पहली एजम्पशन तो इसकी ये है कि मार्केट जो है वो फर्म की जब वैल्यूएशन करती है, मार्केट मतलब मार्केट के जो इन्वेस्टर है, मार्केट का मतलब होता है मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फर्म की वैल्यू को देख रहे हैं, वो वैल्यू लगाते हैं जब फर्म की, वो एज ए होल लगाते हैं, पूरी की पूरी वैल्यू लगाते हैं फर्म की। पिछली बार जब हमने, अगर आपको याद हो तो, नेट इनकम अप्रोच किया था। पिछले लेक्चर में हमने नेट इनकम अप्रोच की थी। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो किस पे डिपेंड करती है, ईबीआईटी पे। और अगर ईबीआईटी को अगर आप देखोगे तो टैक्स तो होता ही नहीं है इस थ्योरी के अंदर। तो दो लोगों में ये बढ़ता है, पहला शेयर होल्डर में और दूसरा आपका डिवेंचर्स में। तो शेयर होल्डर में और डिवेंचर में आपकी ईबीआईटी जाती है। डिवेंचर को इंटरेस्ट मिल जाएगा, शेयर होल्डर को अर्निंग मिल जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर वैल्यू निकालनी है आपको फर्म की, तो आप कैसे वैल्यू निकालते हो फर्म की? पहले शेयर होल्डर की वैल्यू निकालते हो, फिर उसके बाद डिवेंचर की वैल्यू निकालते हैं। शेयर होल्डर की वैल्यू को हमने एस बोला था, डिवेंचर की वैल्यू को हमने बी बोला था। तो वी वाज इक्वल टू एस प्लस बी। तो इसमें हमने नेट इनकम अप्रोच में हम ये लेके चले थे। बट इस अप्रोच के अंदर राइटर क्या कह रहा है कि इस तरह फर्म की वैल्यू नहीं निकलती कि आप शेयर की अलग निकालो, फिर डिवेंचर की अलग निकालो, फिर इन दोनों को प्लस कर दो। ऐसे नहीं होता। तो ये जो आप शेयर की वैल्यू अलग निकाल रहे हो, डिवेंचर की वैल्यू अलग निकाल रहे हो, ये गलत है। तो इसके हिसाब से सही पॉइंट क्या है? ये कहता है कि अगर आपने वैल्यू निकालनी है तो आप एज ए होल लेके चलो फर्म को। मतलब आपको याद हो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फार्मूला क्या होता था? ईबीआईटी डिवाइड बाय वी। तो ये कहता है कि आप सीधा ही फार्मूला यूज क्यों नहीं करते हैं? तो वी कैसे निकलेगा? ईबीआईटी डिवाइड बाय के। ये यहां आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली फर्म की अगर वैल्यू निकालनी है वी, तो ये फार्मूला यूज करो कि आपकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आप डिवाइड करके कैपिटलाइज कर दो, तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो जैसे मान लो कि फर्म की ईबीआईटी मान लो 1 लाख रुपए, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख रुपए, और फर्म की ओवरऑल कॉस्ट आई है 10%, 0.10 होगी। तो इसको जब इससे डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 लाख। तो ये जो आपने पहले v इज इक्वल टू एस प्लस बी माना था, ये गलत था इसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि ऐसे शेयर और डिवेंचर के हिसाब से कभी वैल्यू नहीं निकलती, वैल्यू ऐसे निकलती है एज ए होल। इसलिए हम इस फार्मूले से स्टार्ट करेंगे इसको। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये जो आप डेट और इक्विटी का अलग अलग निकाल रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वैल्यू जो फर्म की है वो एज ए होल मानी जाती है। दूसरी बात ये कहता है कि वैल्यू ऑफ द इक्विटी जो है वो रेजिडुअल वैल्यू है। इक्विटी की जो वैल्यू निकालोगे ना वो रेजिडुअल है, मतलब वो लास्ट में निकलेगी अपने आप, विच इज डिटरमिन्ड बाय डिडक्टिंग द टोटल वैल्यू ऑफ द डेट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द फर्म। मतलब मैंने आपको बताया कि वी, आपको पता है कि
वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। हमने वी निकाला था किस तरीके से, ये पिछले वाली थ्योरी में हमने देखा था। अब की बार हम क्या लेके चल रहे हैं, हम एज ए होल ही लेके चल रहे हैं। तो ये फार्मूला हमने लगाया है। तो ये जो वी आपने निकाल लिया, अगर आपके पास वी है और एस आपने निकालना है और बी की वैल्यू भी आपको दी हुई है, बी की वैल्यू मतलब डेट की वैल्यू। अगर आपके पास डेट की वैल्यू दे रखी हो और वी की वैल्यू आपने भी निकाल ली, तो आप एस की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? v इज इक्वल टू एस प्लस बी होता है, तो s कैसे निकल जाएगा? v माइनस बी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो आप पहले इक्विटी की वैल्यू निकालते थे, कैसे? EBIT माइनस आई डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ऐसे निकालते थे ना, कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट घटा दो तो वो क्या बच जाएगा, सारी की सारी अर्निंग, उसको डिवाइड कर दो कैपिटलाइजेशन रेट से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ऐसे निकालने की आपको जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है v इज इक्वल टू एस प्लस बी। अगर डेट की वैल्यू आपको दे रखी हो क्वेश्चन में और v की वैल्यू आपने निकाल ली कहां से, EBIT डिवाइड बाय KO करके, तो s की वैल्यू आप निकाल ही सकते हो। ये दो वैल्यू जब गिवन होती हैं तो ये रेजिडुअल वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कैसे निकल जाएगी? ओवरऑल वैल्यू माइनस डेट की वैल्यू। तो इस थ्योरी की खास बात क्या है, ये कहता है कि आपको इक्विटी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वो रेजिडुअल वैल्यू है। रेजिडुअल मतलब जो बची हुई वैल्यू होती है, v माइनस बी। अगली बात वही सेम बात जो पिछली थ्योरी में लेके चले थे कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होता है। ये पहले भी हम मान के चले थे, इसमें भी हम मान के चल रहे हैं। नेक्स्ट बात कि अगर आप ज्यादा डेट का यूज करते हो तो उससे रिस्क परसेप्शन इन्वेस्टर का नहीं बदलता। अगर आप ज्यादा डेट का यूज करते हो तो जो लेंडर है, जो और आपको डेट दे रहे हैं, उनका कोई परसेप्शन नहीं बदलता। अगर आप ज्यादा डिवेंचर यूज करते हो तो इससे भी आपका के ऑफ जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो सेम बना रहता है। तो यहां इन्वेस्टर का मतलब जो है वो लेंडर लेके चलेंगे हम। इन्वेस्टर का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर मत ले लेना। तो रिस्क परसेप्शन ऑफ द लेंडर इज नॉट चेंज्ड बाय यूज ऑफ डेट। तो हमने क्या कहा कि अगर जो डिवेंचर आप ज्यादा यूज करते हो, मान लो आपने पहले 5 लाख के डिवेंचर यूज कर रखे थे, अब आप 8 लाख के और डिवेंचर यूज कर रहे हो, तो इससे पुराने वाले जो डिवेंचर होल्डर हैं उनका रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं होता, तो कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो सेम बना रहता है। इसका मतलब कितना भी डेट यूज करो, पुराने वाले डिवेंचर होल्डर को, नए वाले डिवेंचर होल्डर को कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कॉस्ट सेम बनी रहती है। ठीक है जी। देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स, ये तो पहले भी चल रहा था। तो ये वाली और ये वाली, ये दो आपकी पुरानी है, बाकी दो चीज नहीं है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे। पहली बात ये है कि मार्केट जो है वो फर्म की वैल्यू को एज ए होल लेके चलती है। तो v इज इक्वल टू एस प्लस बी का जो फार्मूला था वो हम नहीं लेके चल रहे, हम क्या लेके चल रहे हैं, v इज इक्वल टू EBIT डिवाइड बाई के। दूसरा, जो आपकी इक्विटी की वैल्यू है उसको हम पहले ऐसे निकाल रहे थे, EBIT माइनस आई डिवाइड बाई के। इसकी जरूरत नहीं है, आप यहां से भी निकाल सकते हो, S विल बी इक्वल टू W। ऐसे ही करेंगे हम। कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ज्यादा डेट का यूज करने से ये जो आपके लेंडर हैं, जो आपको और डेट दे रहे हैं, इनका रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं होता। कॉस्ट ऑफ डेट विल बी सेम, कोई टैक्स नहीं। एनओआई अप्रोच कहती क्या है? एनओआई अप्रोच का मेन आर्गुमेंट क्या है? वो ये कहती है, फिर मैं आपको अंदाजा दिला दूं, एनओआई में हम एनओ को लेके चलेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज करते हो, मतलब डेट को ज्यादा या कम करते हो, इससे फर्म की वैल्यू के ऊपर और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर कोई चेंज नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट विल बी देयर
if we are changing the debt proportion in the capital structure, it will be having no effect on value and cost. ये कैसे होगा? ये NOI अप्रोच में एक आर्गुमेंट है। ये अप्रोच क्या कहती है कि जब आप ज्यादा डेट का यूज करते हो, ठीक है, आपने ज्यादा डेट का यूज किया, तो डेट का ज्यादा यूज करने से आपको क्या फायदा मिलता है कि इंटरेस्ट रेट डेट की कम होती है। आपको पता है कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये हम लेके चलते हैं। तो इसकी इंटरेस्ट रेट जो कम होती है, इससे किसको फायदा होता है? शेयर होल्डर को फायदा होता है, जिसको हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। तो हमने लास्ट बार यही किया था कि वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है, यही किया था ना हमने लास्ट वाली थ्योरी में। अब इससे आगे की बात सुनो, ये थ्योरी उससे आगे चलती है। ये थ्योरी कहती है ऐसे नहीं होता। हालांकि ठीक है भी, डेट का ज्यादा यूज करने से इंटरेस्ट रेट कम होती है और उससे फायदा मिलता है, बट अब इसने थोड़ी सी गाड़ी घुमा दी। ये थ्योरी अब क्या कहती है कि जब आप ज्यादा डेट का यूज करते हो ना, तो ये जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, इनके अंदर रिस्क बढ़ जाता है। शेयर होल्डर भी तो रिस्क उठा रहे हैं ना। अब आप 90% डेट का यूज कर रहे हो, तो फर्म के अंदर फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गया है। डेट का ज्यादा यूज करने से ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट तो इक्वल बनी रहती है, ये हम अजम्पशन लेके चले थे, पर इनका भी तो हाल देखो बेचारों का। अब आपने 90% डेट ले रखा है, अगर आप इंटरेस्ट नहीं दे पाए तो क्या होगा? इंटरेस्ट नहीं दे पाए तो ये बंदे कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट में जाकर के कंपनी को वाइंड अप करवा देंगे। वाइंड अप करवा दी तो शेयर होल्डर भी बेचारे ऐसे ही मर गए। तो शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ गया है। सीधी सी बात है कि इफ यू आर यूजिंग मोर डेट इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर, इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ द शेयर होल्डर्स। ये बात तो बिल्कुल जायज है कि आप ज्यादा लोन लिए जा रहे हो, तो शेयर होल्डर तो मालिक है ना कंपनी के। जब ज्यादा लोन लोगे, ज्यादा डिवेंचर लोगे, तो आपको डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब अगर आपकी कंपनी, मान लो कंपनी की EBIT इतनी ना हुई कि आप इंटरेस्ट पे ना कर पाए, तो फिर ये बंदे कोर्ट में जाएंगे, इधर आपको वाइंड अप करवा देंगे, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। दूसरा, ये सारी की सारी कैपिटल, सारे का सारा जो EBIT है, उसमें से सारा का सारा इंटरेस्ट चला गया, तो डिविडेंड तो बचा ही, फिर शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? तो यहाँ पे शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ जाता है। तो शेयर होल्डर का रिस्क जब बढ़ जाएगा, अगर आपका रिस्क बढ़ जाता है, तो सीधी सी बात है आप रिटर्न भी ज्यादा मांगते हो। पहले जब आप डिवेंचर, आपने मान लो पहले 50% यूज कर रखे थे, तो शेयर होल्डर 15% की रिटर्न में खुश थे। अब आपने डिवेंचर कर दिया 50 से 80%, शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ गया। अब वो 15 से उसको 25% कर देंगे कि अब उनको 25% रिटर्न चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका रिस्क ज्यादा हो गया है। और एक जनरल सा रूल होता है कि हायर द रिस्क हायर इज द रिटर्न। तो राइटर क्या कहना चाहता है कि जब आप ज्यादा डेट का यूज करते हो, तो ठीक है, इसकी इंटरेस्ट रेट आपको कम देनी पड़ती है, इससे शेयर होल्डर को थोड़ा सा फायदा हो जाता है, बट इसका एक नुकसान भी है कि शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ जाता है और उनकी जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो राइटर कहना चाहता है कि डिवेंचर के ज्यादा इश्यू करने से आपने ये जो इंटरेस्ट वाला, जो कम रेट के ऊपर आपने जो बचत की थी, सेविंग की थी, वो कहां से ऑफसेट हो जाएगी, वो कहां से न्यूट्रलाइज हो जाएगी? जो शेयर होल्डर ने ज्यादा एक्सपेक्ट किया है वहां वो बराबर हो जाएगी। भी आपने ज्यादा डेट यूज करके 5% बचत कर ली, और इधर ज्यादा डेट यूज करोगे तो शेयर होल्डर की रिटर्न 10% बढ़ गई, तो यहाँ पे ये जो बचत की थी आपने, ये यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गई, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। दिस इज द होल आर्गुमेंट ऑफ द अप्रोच कि ज्यादा डेट के यूज करने से आपको जो फायदा हो रहा था, वो फायदा कहां पे जाकर के बराबर हो गया कि ज्यादा डेट का यूज करने से शेयर होल्डर्स ने क्या ज्यादा मांगना शुरू कर दिया, ज्यादा रिटर्न मांगनी शुरू कर दी। तो वो जो आपको यहाँ फायदा हुआ था वो यहाँ जाकर के खत्म हो गया। तो इसलिए फर्म की वैल्यू के ऊपर और फर्म की कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लगभग बराबर ही रहेंगी चाहे आप कुछ भी यूज करो। अब इसको समझते हैं। तो ये कहता है कि वही सेम बात जो मैंने कहा, अब ये थोड़ा अच्छी राइटिंग में आ गई है कि जब आप हायर डेट कंपोनेंट का यूज करते हो, मतलब ज्यादा डिवेंचर यूज करते हो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, तो उससे किसका रिस्क बढ़ जाता है? शेयर होल्डर्स का। अब जब शेयर होल्डर्स का रिस्क जब बढ़ता है,
तो इसके कारण जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट जो है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी, हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। पहले मान लो इनकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% थी, तो अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी मांगने लग जाएंगे, 22%। तो अब ये जो आपकी जो हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी हुई है, इट नलिफाइज द एडवांटेज। नलिफाई द मतलब कि जो आपने फायदा यहाँ ज्यादा डेट कमा करके किया था, ज्यादा डेट लेने से आपको जो फायदा हुआ था वो नलिफाई हो गया है। नलिफाई का मतलब वो बराबर हो गया है ड्यू टू चीपर सोर्स ऑफ डेट, कि ये जो आपने डेट का जो चीपर सोर्स लिया था, इसका एडवांटेज बराबर हो गया है ड्यू टू हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वही बात जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो दूसरे वर्डों में हम कह सकते हैं कि फाइनेंसिंग मिक्स जो है इररिलेवेंट है और इससे वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बातें मैंने आपको करवाई वही बातें राइटिंग में, बुक में भी यही दी हुई हैं कि ज्यादा डेट का यूज करने से ठीक है आपको थोड़ा सा फायदा हुआ था, बट ज्यादा डेट का यूज करने से शेयर होल्डर का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। रिस्क इंक्रीज होने से जो आपने फायदा कमाया था वो नलीफाई हो जाता है, और इसकी वजह से फर्म की वैल्यू के ऊपर और ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक कंसेप्ट आता है न्यूट्रलाइजेशन का। न्यूट्रलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है कि फर्म का जो आपने डेट के कारण जो कमाया था वो न्यूट्रलाइज हो गया है, बैलेंस हो गया है किसमें, हायर रिटर्न के ऊपर ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो वही सेम बात कि अगर आप प्रोपोर्शन ऑफ डेट बढ़ा देते हो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, तो इससे इक्विटी शेयर होल्डर का जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है। जब उनका रिस्क इंक्रीज होता है तो जो एडवांटेज आपको डेट के ऊपर मिली थी, क्योंकि डेट एक लेस एक्सपेंसिव सोर्स है, तो वो एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज हो जाएगी। एग्जैक्टली जितना आपने यहाँ पे फायदा कमाया था वो उतना ही फायदा आपका बराबर हो जाएगा, या फिर कह लो वो ऑफसेट हो जाएगा बाय द इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कि आपने जो सस्ता डेट लिया था, यहाँ जो आपको फायदा हुआ वो फायदा कहाँ जा करके कहीं और नुकसान भी हो रहा है, उससे ये फायदा आपका जो है बराबर हो जाएगा किसमें, इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी। लास्ट लाइन में मैं आपको समझा रहा हूं कि ज्यादा डेट यूज करने से ठीक है आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ता है इक्विटी के मुकाबले, तो यहाँ आपको थोड़ा सा फायदा हुआ, बट ज्यादा डेट का यूज करने से आपको ज्यादा रिस्क बढ़ता है शेयर होल्डर्स का। तो यहाँ जो आपको फायदा हुआ, थोड़ा सा आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ा, इंटरेस्ट की रेट थोड़ी सी कम है, वो जो फायदा हुआ आपको, वहां जो इक्विटी कॉस्ट की रिटर्न बढ़ गई है वहां पे वो जाकर के नलीफाई हो जाता है। भी वहां फायदा हुआ, वहां जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई यहां से हो जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वैल्यू के ऊपर और ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर। इसको बाद में देखेंगे, पहले इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसको मैं आपको एक अलग पेज पे करवाता हूं। तो हम इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन ये क्या कहती है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम कर रहे हैं बुक के अंदर से, वो आपको समझाएगी पूरा क्वेश्चन। एक फर्म है, एक कंपनी है जिसकी ईबीआईटी आपको दी हुई है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना 1,50,000, और इसके अंदर डेट का अमाउंट दिया हुआ है। डेट आपने कितना यूज कर रखा है, डेट को हम क्या बोल सकते हैं, बी। डेट आप कंपनी में यूज कर रहे हो 8 लाख रुपए, और कितना कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, 8%। तो कॉस्ट ऑफ डेट आपकी आ गई 8%। कंपनी की ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल दैट इज 12%। तो आपने क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल निकालनी है। ओवरऑल दी हुई है, आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी, दो चीजें आपने निकालनी है, वैल्यू ऑफ द फर्म वी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ये आपको कौन से फार्मूले के थ्रू, नेट ऑपरेटिंग इनकम। अब देखो नेट ऑपरेटिंग इनकम इस थ्योरी का नाम है। तो हम इस ऑपरेटिंग इनकम से स्टार्ट करेंगे। यहां पे मैं एक हिंट आपको और देता हूं कि नेट ऑपरेटिंग इनकम है ना, तो हम ऑपरेटिंग इनकम से ही इसको लेके चलेंगे।
तो हम सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी है फर्म की। तो इस क्वेश्चन को वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ द फर्म अगर आपको याद हो तो क्या थी, EBIT डिवाइड बाय KO, ये फार्मूला रहता है इसका वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने। तो हम सबसे पहले, क्योंकि नेट ऑपरेटिंग इनकम है, तो EBIT देखो, EBIT है 1,50,000। KO भी दिया हुआ है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। क्या V निकाल सकते हो? यस, V निकाल सकते हैं। अब ये नेट इनकम अप्रोच से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ना, क्योंकि नेट इनकम अप्रोच में हमने V इज इक्वल टू S प्लस B किया था। बट इस थ्योरी की एजम्पशन क्या है, ये वाली थ्योरी जो है नेट ऑपरेटिंग इनकम, ये कहती है ऐसे नहीं करना, V कैसे निकालना है, EBIT डिवाइड बाय KO। क्योंकि लोग जो हैं वो फर्म को एज ए होल देखते हैं। तो इसको जब इससे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी फर्म की वैल्यू 12,50,000। क्लियर? इससे अगर आगे आपको याद हो तो अब हमारे पास V भी आ गया। फार्मूला ये होता है, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू S प्लस B। V यहां से आपके पास निकल आया। B क्या है? डेट। डेट की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? 8 लाख रुपए। तो S हम निकाल सकते हैं। और इस थ्योरी के अंदर अजम्पशन भी हम यही लेके चले थे कि इक्विटी की जो वैल्यू है वो रेजिडुअल वैल्यू है, वो यहां से निकलेगी S इज इक्वल टू V माइनस B। तो S क्या निकल जाएगा? 12,50,000 माइनस 8 लाख। ये कितनी आ जाएगी? 4,50,000। तो क्या हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फार्मूला क्या होता है? EBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर आप इंटरेस्ट माइनस कर दो तो जो बचेगा वो सारे का सारा ये किसके पास हो जाएगा? शेयर होल्डर के पास। और इसको डिवाइड कर दो वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, जो क्या है? S। EBIT आपका कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1,50,000। इंटरेस्ट कितना बनेगा? 8 लाख के आपके डिवेंचर हैं, 8% आपका इंटरेस्ट है, तो 64,000 आपका क्या हो गया? इंटरेस्ट। अभी हमने इक्विटी की वैल्यू निकाली है, ये 4,50,000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये क्या आ जाएगी? 19.11%। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं वैल्यू। अब हमें पता लग गया कि पहले केस के अंदर जब हमारी डेट हमारा जब 8 लाख रुपए था और EBIT अगर हमारी 1,50,000 है, तो हमने वैल्यू निकाली थी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकाली थी 19.11%। और वैल्यू हमारी क्या आई थी? 12,50,000। तो ये हमने क्वेश्चन यहां तक सॉल्व कर लिया। हम कौन सी अप्रोच कर रहे हैं बेटा? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये अप्रोच क्या कहती है कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट को कम या ज्यादा करोगे तो फर्म की ओवरऑल कॉस्ट और फर्म की वैल्यू, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको देखें करके। तो हम एक केस लेके चलते हैं। पहला केस लेते हैं। फर्स्ट केस के अंदर हम क्या करते हैं, जो आपने डिवेंचर ले रखे हैं उसको 10 लाख कर देते हैं। पहले हमने 8 लाख ले रखा था ना, अब हम 10 लाख लेके चलते हैं। तब हमारी वैल्यू और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या फर्क आता है वो देखते हैं। अब देखो वही सेम प्रोसीजर क्या रहेगा। आपको पता है वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलती है? EBIT डिवाइड बाय KO। अब EBIT भी वही पड़ी है, KO भी वही पड़ी है। KO में कोई चेंज नहीं आ रहा, EBIT में कोई चेंज नहीं आ रहा। EBIT आपकी 1,50,000 है, KO कितना है आपका? 12%। तो ये तो सेम ही रहेगी।
अब इसमें KO सेम क्यों रहता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम क्यों रहता है? क्योंकि ये थ्योरी क्या कहती है, जब आप ज्यादा डेट का यूज करते हो तो ये ज्यादा डेट का यूज करने से आपको जो फायदा होता है वो कहाँ ऑफसेट हो जाता है, वो कहाँ बैलेंस हो जाता है, जब शेयर होल्डर आपके उनका रिस्क बढ़ जाता है और वो ज्यादा रिटर्न मांगने लग जाते हैं। तो यहाँ जो फायदा हुआ यहाँ वो जाकर के कवर हो गया, इसलिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहती है, इसलिए हम इसको सेम ही रखते हैं। अब आपको पता लग गया V आपके पास है, तो क्या हम इक्विटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, V माइनस B। तो वैल्यू ऑफ द फर्म 12,50,000, डेट की वैल्यू कितनी है 10 लाख रुपए, तो इक्विटी की वैल्यू कितनी आ गई 2,50,000। तो क्या हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट घटा दो, तो ये जो होता है आपका, ये किसका होता है, शेयर होल्डर का होता है, डिवाइड कर दो S से। S क्या है, वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। EBIT कितनी है 1,50,000, इंटरेस्ट कितना दोगे आप, 10 लाख के डिवेंचर है इस केस के अंदर, 8% इसका रेट है, 80,000 रुपये आपका इंटरेस्ट हो गया। S कितना निकाला है आपने, ये 2,50,000। इसको जब आप सोल्व करोगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आ जाएगी 28%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी कितनी आ जाएगी 28%। तो आपने देखा हमें क्या पता लगा, यहाँ पे हमें ये पता लगा कि जब आप देखो इस चीज को, कि जब आपने स्टार्टिंग के अंदर आपका डेट कितना था 8 लाख रुपए, तब फर्म की वैल्यू कितनी आई और कॉस्ट कितनी आई इक्विटी की, तब फर्म की हमारी जो वैल्यू आई थी वो 12,50,000 रुपये आई थी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आई थी 19.11%। अब जब हमने डेट कितना कर दिया 10 लाख रुपए, तो मैंने आपको बताया था ना कि जब डेट को आप 8 लाख से 10 लाख रुपए कर रहे हो तो यहाँ पे जो आपको फायदा होता है कि आपको इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ता है, वो कहाँ जाकर के बैलेंस हो जाएगा, जब आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी। तो इस दूसरे केस में आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी निकाली 28%। तो देखा आपने कि जहां पे आपको पहले 19.11% आ रही थी आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो अब कितनी बढ़ गई 28%। इसलिए यहाँ पे जो आपको 19% देना पड़ रहा था, अब उन्होंने बढ़ा करके अपना कितना कर दिया 28%। क्यों, क्योंकि उनका रिस्क बढ़ गया है कि आप 8 लाख की बजाय 10 लाख यूज कर रहे हो, तो रिस्क बढ़ गया ना शेयर होल्डर का, तो उन्होंने 19 की बजाय अब 28 मांगना शुरू कर दिया। ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात शुरू करते हैं, तीसरा केस लेके चलते हैं कि अगर आप कम यूज करते हो तब क्या होगा। तो हमने दो केस देख लिए, दूसरे केस में देखो क्या करते हैं। अब की बार हम डेट कितना यूज करेंगे 5 लाख रुपए। तब आप फर्म की वैल्यू बताओ और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताओ। आपको पता है V इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय KO। कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल 12% ही रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। वो क्यों सेम रहेगी, मैंने आपको बता ही दिया कि डेट का ज्यादा यूज करने से इक्विटी वालों का रिस्क बढ़ जाएगा, तो ये जो फायदा नुकसान हो रहा है ये बराबर हो जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट सेम रहेगी, इसलिए हम 12% ही लेके चलते हैं। EBIT आपकी वही सेम है 1,50,000 रुपए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% है, तो ये कितना आ जाएगा 12,50,000, ये सेम ही रहता है। अब हमें पता है कि ये ऐसे होता है, S कैसे निकलेगा V माइनस B। टोटल वैल्यू 12,50,000 थी, डेट की वैल्यू कितनी है 5 लाख रुपए। अब की बार हमने 5 लाख का डेट लिया, तो ये कितनी आ गई 7,50,000। अब S की वैल्यू आ गई, तो क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं, इक्विटी की वैल्यू हमारे पास अगर हो तो हम निकाल सकते हैं। EBIT में से I माइनस कर दो और जो वैल्यू आई है उससे इसको डिवाइड कर दो,
EBIT कितना है 1,50,000 रुपये। इंटरेस्ट कितना दोगे, 5 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, 8%। अब एक अजम्पशन हमने ये भी ली थी कि कॉस्ट ऑफ डेट विल रिमेन सेम, तो चाहे डेट ज्यादा यूज करो चाहे कम यूज करो, कॉस्ट ऑफ डेट सेम रहता है, इनके रिस्क के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमने हर तीनों केस के अंदर कॉस्ट ऑफ डेट 8% ही लेके चले। कॉस्ट ऑफ डेट सेम रहता है, ओवरऑल कॉस्ट सेम रहती है। तो 5 लाख के ऊपर 8% इंटरेस्ट दे दिया 40,000। एस की वैल्यू कितनी निकाली थी, 7,50,000। इसको जब सोल्व किया ये कितना आ जाएगा 14.67%। तो अब हमें सारा कुछ पता लग गया। तो क्या अब हम तीनों केसेस को एक साथ देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, स्टार्टिंग में हमारे पास डेट कितना था 8 लाख रुपए, तब हमारी वैल्यू कितनी आई 12,50,000 रुपए, और हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आई थी 19.11%। पहले केस के अंदर जब हमने डेट को इंक्रीज किया, कितना कर दिया 10 लाख, तो हमारी वैल्यू सेम रही 12,50,000 ही रही, बट हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गई 28%। दूसरे केस में हमने डेट को डिक्रीज किया, कितना कर दिया अबकी बार 5 लाख रुपए, वैल्यू हमारी सेम ही रही 12,50,000 रुपए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी घट के कितनी होगी 14.67%। तो एनओआई अप्रोच क्या कहती थी कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट को चाहे ज्यादा यूज करो चाहे कम यूज करो, ओवरऑल कॉस्ट सेम रहती है। कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल केओ सेम रही हमारी तीनों केसेस के अंदर, कितनी 12%, और हमारी वैल्यू भी सेम रही, कितनी 12,50,000 रुपए। क्यों, अब देखो यहां से समझो इसको, जब 8 लाख की बजाय 10 लाख का डेट यूज किया तो ठीक है हमें इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, इंटरेस्ट जो है वो कम होता है, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हमें पता है। तो यहाँ पे जो हमें फायदा हुआ वो उसका बैलेंस कहां बन गया, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी 19.11% थी, बट जब आपने ज्यादा डेट का यूज किया तो शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ गया, उन्होंने 19.11 के बजाय अब कितना मांगना शुरू कर दिया 28%। तो यहाँ पे जो आपको फायदा हो रहा था डेट के थ्रू कम इंटरेस्ट देने से, वो ऑफसेट हो गया किसमें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। इससे क्या हुआ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रही और इससे वैल्यू भी सेम रही। इसी तरह इस केस में देखो, जब आप डेट का कम यूज करोगे तो शेयर होल्डर का रिस्क भी कम हो जाएगा। तो अब उनको 19.11 के बजाय उनका रिस्क कितना हो गया, कितनी रिटर्न मांग रहे हैं वो 14.67%। तो यहाँ जो आपको कम यूज कर रहे थे उसको जो आपका नुकसान हुआ, वो इक्विटी वाले अब कम मांग रहे हैं, वहां वो बैलेंस हो गया। तो उससे क्या हुआ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रही 12%, वैल्यू भी सेम रही 12,50,000। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसी को अगर आप ग्राफ के थ्रू समझना चाहते हो तो ग्राफ भी हमें दिया हुआ है। ग्राफ देखो आप, ये रहा ग्राफ। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये आप सबसे पहले आपको पता है कि इधर आपका लीवरेज होता है कि आप डेट कितना यूज कर रहे हो, और इधर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, अलग अलग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट और ओवरऑल कॉस्ट। तो सबसे नीचे आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट कम होता है। इस अजम्पशन, इस एनओआई अप्रोच के अंदर हमने दो चीजें बराबर मान के चले थे हम, कि एक तो आपका कॉस्ट ऑफ डेट सेम रहता है, क्योंकि आप चाहे कितना भी डेट यूज करो कॉस्ट सेम रहेगी। दूसरा हमने ये कहा था कि ओवरऑल कॉस्ट भी सेम रहती है। ये मैं कई बार बता चुका हूं क्यों सेम रहती है, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट को यूज करने से, ज्यादा डेट को यूज करने से जो इंटरेस्ट का फायदा होता है उसके कारण शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ जाता है, तो वहां वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, एक का फायदा दूसरे का नुकसान बराबर हो जाता है। तो अब कॉस्ट ऑफ डेट आपको पता है सेम है, तो इसलिए हम सीधी लाइन खींच रहे हैं और ये सबसे कम होती है।
इधर कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल भी सेम है, तो इसको भी हमने सीधा ही शो किया है क्योंकि ये बदलता नहीं है। तो डेट भी सेम है, कॉस्ट भी ओवरऑल की भी सेम है। सबसे कम कॉस्ट ऑफ डेट होता है इसलिए नीचे है। अब ज्यों ज्यों आप ज्यादा डेट का यूज करोगे, डेट का यूज अगर आप ज्यादा करोगे तो आपकी क्या बढ़ती चली जाएगी, इक्विटी की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इक्विटी की कॉस्ट क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उनका रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए वो ज्यादा डिमांड करने लग जाते हैं। तो पहले केस में हमने अगर देखा हो तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आई थी, 19.11%। जब आप कितने का डेट यूज करते हो, 8 लाख। जब हमने 8 लाख से 10 लाख का डेट यूज किया, यहाँ पे मान लो आपका 8 लाख है, यहाँ पे आपने 10 लाख का डेट यूज किया, तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गई थी 28%। देखा होगा आपने। तो ज्यों ज्यों आप ज्यादा डेट का यूज करोगे, आपकी इक्विटी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। अब ये जो ज्यादा डेट का यूज करने से आपको जो फायदा हुआ वो कहाँ पूरा हो गया, कॉस्ट जो बढ़ रही है वहां पूरा हो गया, इसलिए आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहती है, बराबर बनी रहती है इसकी वजह से। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। एक चीज आपने और याद रखनी है कि जब भी आपको इस तरह की थ्योरी अगर आती है क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन एनओआई अप्रोच, तो डायग्राम आपने जरूर बनाना है, क्योंकि डायग्राम देखते ही वो आपको मार्क्स देगा, बिना डायग्राम के वो आपके मार्क्स काट लेगा। तो एनआईएफओ अप्रोच के अंदर आपको पता है दो चीजें आपने याद रखनी है। एक तो कॉस्ट ऑफ डेट सेम रहती है सबसे नीचे, ओवरऑल कॉस्ट सेम रहती है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ती चली जाएगी जो जो आप किसका यूज करोगे, ज्यादा डेट का यूज करोगे। यहाँ आपका डेट आ जाएगा, यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। तो जैसे ही आप ज्यादा डेट का यूज करोगे, ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी। क्यों? क्योंकि उनका रिस्क बढ़ गया। ये जो आपको कॉस्ट ऑफ डेट का जो फायदा हो रहा था, यहां आपको वो पूरा हो रहा है, इसलिए कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल सेम रहती है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, आई होप यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मेरे को आप मेल कीजिए या मेरे से पूछिए। ये वही सेम क्वेश्चन मैंने आपको इस इलस्ट्रेशन में भी शो किया है। ईबीआईटी आपकी सेम रहती है, ओवरऑल कॉस्ट सेम रहती है, यहाँ आपकी वैल्यू भी सेम आ जाएगी। चेंज आता है सिर्फ और सिर्फ डेट में, यहाँ 8 लाख था, दूसरे में 10 लाख था, तीसरे में 5 लाख था। इक्विटी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे V माइनस B, तो S की वैल्यू आपके पास यहाँ आ गई। यहाँ से इंटरेस्ट आप माइनस कर दोगे तो ये आपका ईबीटी आ गया। ये सारे का सारा जब आप डिवाइड कर दोगे कॉस्ट ऑफ वैल्यू से, जो आपकी वैल्यू आई है इसकी, तो इससे आपको ये मिल जाएगा। वही सेम जो मैंने पहले किया है। तो पहले केस में अगर आपकी इक्विटी 19.11 आ रही है, दूसरे केस में 28 हो रही है, तीसरे में 14.67 हो रही है। तो सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बस एक चीज याद रखनी है कि कंसेप्ट समझना है। आप एग्जाम के टाइम में भूल जाओगे तो एनओआई से आपने याद रखना है। वो सीधा कहेगा कि एनओआई बताओ क्या है, तो एनओआई में इस नो को पकड़ना है हमने। इसको हमने हिंट मिल गया यहाँ से कि कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज आने से कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू के ऊपर और डेट इसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।